अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि तवानाई की बचत के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ दी गई है। आपको बताएं कि बाजार रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर चारों सूबे मुत्तफिक हैं। एलामिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की बैठक, जिसमें यह फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ है जिसमें चारों वज़राए आला ने शिरकत की और बहुत से अहम फैसलों पर उसूली इत्तफाक कर लिया गया है। इजलास में तवानाई के बहरान से निपटने के लिए कौमी हिकमत अमली पर वज़राए आला से अहम मुशावरत हुई है और वफाकी काबीना के 7 जून 2022 का इजलास में तवानाई की बचत के हवाले से जो तजावीज़ और फैसले थे उससे मुताल्लिक वज़राए आला को आगाह किया गया और चारों सूबों ने बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर असूली तौर पर इत्तफाक कर लिया है। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला ने 2 दिन की मोहलत मांगी है। वो उसका मकसद ये है कि वो अपने अपने सूबों में तजारती और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत करेंगे और इजलास में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शिदात खान बंदिश ने की और वज़राए आला ने तवानाई के बहरान से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दाम को सराहा और इस ज़मन में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और इस बात पर असूली इत्तफाक कर लिया गया है कि मार्केटें जो है वो वक्त से पहले यानी 8:30 बजे बंद की जाएंगी। ठीक है उस्मान खान, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। तवानाई की बचत के लिए अब ये फैसले लेने पड़ रहे हैं। इस तरह की तजवीज़ दी गई है कि बाजार रात 8:30 बजे बंद किए जाएं। आप किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, इस फैसले में हुकूमती सतह पर यकीनन कोई उन्होंने बेहतरी सोची होगी, लेकिन अमलन अगर इसे देखा जाए तो तमाम दिन लोड शेडिंग का जो दौरानिया 6 से 8 घंटे है। बाज़ मार्केटों में तो 4-4 घंटे लाइट नहीं होती। कुछ गर्म मौसम है, लोग घरों से भी नहीं निकलते। तो यही सबब है कि शाम के औकात में जब 6 बजे 7 बजे लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, उस लम्हे भी बाज़ मार्केटों में लाइट नहीं होती। तो यही सबब है कि दिन के औकात की मुसलसल लोड शेडिंग, ये इस स्कीम को या इस हुकूमत ने जो एक नया सिलसिला शुरू किया है ये कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूँगा कि इसे कम से कम रात 10 बजे तक इसे वसअत देनी चाहिए। या तो तमाम दिन लोड शेडिंग ना हो और कारोबारी मौके मौजूद हों, तो फिर तो ये 8 साढ़े 8 की बात कुछ जचती है, लेकिन दिन भर बिजली ना होने की वजह से कारोबार अमलन बंद रहता है। तो ये हुकूमत की तरफ से कतई तौर पे गलत फैसला है। इस पर अमल दरामद मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती की गई तो फिर तसादुम की सूरत हाल होगी और यकीनन ये खुद हुकूमत के खिलाफ ये लोगों का एक रद्द अमल होगा। तिजारती तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत भी मांगी गई है। अगर आपसे रुजू किया जाएगा तो आपकी जानिब से क्या जवाब आएगा? मेरा यही जवाब होगा कि कम से कम 10 बजे तक मार्केटें बंद ना करवाई जाएं। अगर 8 या 8:30 बजे हुकूमत बंद करवाना चाहती है तो दिन के औकात में मुसलसल यानी तसलसल के साथ बिजली की फराहमी मुमकिन बनानी होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि तमाम दिन लोड शेडिंग की नजर हो जाए कारोबार और फिर उसके बाद 8:30 बजे जबकि खरीदार आना शुरू हों और आप मार्केट बंद करने का फैसला कर लें। इसलिए कि महंगाई, सख्त तरीन मंदी और बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट, दुकानों से कितने मुलाजमीन फारिग किए जा रहे हैं और उसके नतीजे में कारोबार को महदूद करना ये खतरनाक तरीन अमल होगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि कारोबारी महंगाई का जो भी तौक पहना दिया वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो सूरत हाल है कि अब कारोबार भी नहीं करने दिया जाएगा, तो ये तसादुम है, चपकलिश है और यकीनन इसमें बहुत ज्यादा तशवीश है ताजरों के अंदर। अच्छा अतीक मीर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि जो तजवीज़ दी गई है इस पर चारों सूबों ने इत्तेफाक किया है, वो मुत्तफिक हैं इस फैसले पर। सतह पर मुत्तफिक होना एक अलग बात है, लेकिन ताजिर तंजीमों की तरफ से मुत्तफिक होना और खुसूसन कराची जैसे शहर के ताजिरों के लिए इस पर अमल करना, इस पर आमादा हो जाना ये मुमकिन नहीं है। मैंने अर्ज किया कि अगर बिजली की फराहमी में तातुल दिन के औकात में ना हो फिर तो जेर गौर है, लेकिन कारोबार का वक्त ही 6 बजे के बाद शुरू होता है।
और उसके बाद 8:30 बजे 2 घंटे में कोई क्या कारोबार करेगा, कोई क्या खरीदारी करेगा। और देखिए 8 बजे भी ये बंद करें या ना करें, कई इलाकों में कराची में 7 और 8 बजे के बीच 1 से 2 घंटे के लिए लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये औकात कार तो बड़ा नामी है, जब बिजली नहीं होती तो भी कारोबार नहीं होता। ठीक है अतीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंच गया है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात होगी दुआ ज़हरा की। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रहने की इजाज़त दे दी है। तहरीरी फैसले में ये कहा गया है कि शवाहिद के मुताबिक ये अगवा का मुकदमा नहीं बनता। दुआ के वालिदैन इसरार करते रहे कि उम्र 14 साल है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में उम्र 17 साल निकली है। लड़की को चिश्तियाँ से बाजियाब करवा कर मेडिकल कराया गया था। अदालत की हिदायत पर दुआ के उसके वालिदैन से मुलाकात करवाई गई। वालिदैन ने दावा किया है कि बेटी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। इरफानुल हक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब जाकर पसंद की शादी करने वाली कराची की दुआ ज़हरा को अदालती हुक्म पर मेडिकल रिपोर्ट के साथ सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां दुआ की आमद से पहले ही उसके वालिद, वालदा, बहन और रिश्तेदार उससे मिलने के लिए बेताब थे। फिर उसको डराएंगे, धमकाएंगे उसको, फिर उसको प्रेशर देंगे उसको, फिर वो कैसे। दुआ की वालदा बेटी से मुलाकात के लिए रोती रहीं, जिस पर कुछ देर के लिए उनकी दुआ से मुलाकात कराई गई। अदालती कार्रवाई के आगाज पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की उम्र तकरीबन 17 साल है। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है लड़की बालिग है तो मर्जी से शादी कर सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त देते हुए कहा कि दुआ ज़हरा मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, अपनी मर्जी से जिसके साथ रहना चाहे रह सकती है। शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे, जबकि अदालत ने दुआ के शौहर ज़हीर अहमद के खिलाफ पेशरफ्त के बाद चालान जमा कराने की हिदायत कर दी। बेटी से मुलाकात के बाद दुआ के वालिद मेहदी काज़मी अदालत के सामने फिर पेश हुए और इस्तदा की कि उनकी बेटी उनके साथ घर जाना चाहती है। अदालती हुक्म पर नजर सानी की जाए। वो कौन है, मेरी बेटी मान गई थी, बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे। मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने कहा ठीक है मैं अब घर चलती हूँ, जज साहब के सामने जाके बोलती हूँ। उतनी देर में पुलिस आई, उन्होंने बच्ची का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए और हमारे साथ हम जज साहब के पास गए। हमने जाके रिक्वेस्ट की कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है कि वो अपने घर जाना चाह रही है। जज साहब ने स्टेटमेंट नहीं ली। उन्होंने कहा एक बार स्टेटमेंट दे दी है, बार बार स्टेटमेंट नहीं होती। वालिदैन और रिश्तेदारों ने दावा किया कि बच्ची कुछ कहना चाहती है, लेकिन बार बार सवाल के बावजूद दुआ ने कुछ भी बोलने से गुरेज किया। दुआ ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर अहमद को अदालती हुक्म पर 5 जून को चिश्तियाँ से बाजियाब कराकर कराची लाया गया था। दुआ ज़हरा के वालिदैन का दावा है कि उनकी बेटी 14 साल की है, जिसे 16 अप्रैल को अगवा किया गया था, जबकि दुआ ज़हरा का कहना है कि वो बालिग है और ज़हीर अहमद से पसंद की शादी की है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। आपको ये रिपोर्ट हमने दिखाई है इरफानुल हक की, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में इरफानुल हक ही मौजूद हैं। इरफान, चूँकि आप इस केस को मुसलसल कवर कर रहे हैं, हमने देखा कि आज पूरे दिन अदालत में क्या कुछ होता रहा, आपने इस हवाले से भी बताया, तो आपको क्या लगता है अब जबकि इजाज़त दे दी गई है कि दुआ जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है, पूरे दिन में आपने क्या देखा, एक तो वो भी बताइएगा, और आपका परसेप्शन क्या कहता है, आपका जो एक तज्जिया है इस पूरे मामले पर, अब क्या समझते हैं कि दुआ जाएंगी अपने वालिदैन के साथ? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हाई कोर्ट में केस क्या था। सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई थी दुआ के वालिदैन की, जिसमें कहा गया था कि हमारी बच्ची लापता है, हमें ख़दशा है कि उसे अगवा कर लिया गया है, वो उसे बाजियाब कराया जाए या किसी ने हब्से भेजा में रखा हुआ है। उस पर ये केस था हाई कोर्ट में, जिसके बाद लड़की को पेश कर दिया गया, लड़की का बयान रिकॉर्ड करवाया गया। दुआ ज़हरा ने
कटहरे में खड़े होकर हल्फिया बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है, जिस पर जो मेहदी काज़मी साहब दरख्वास्त गुजार हैं दुआ के वालिद, उनके वकला ने यह एतराज़ किया कि लड़की तो कमसिन है और बालिग भी नहीं है, तो इसका बयान काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा आप बच्ची को हमारे हवाले किया जाए। जिस पर अदालत ने कहा ठीक है हम टेस्ट करवा लेते हैं। 2 दिन का मौका दिया गया और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई, ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 17 साल उसकी उम्र तकरीबन करार पाई। तो आज जब वो रिपोर्ट पेश हुई तो हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में यही कहा है कि जब लड़की की उम्र 17 साल है रिपोर्ट के मुताबिक, आप डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं ठीक है, मगर उसकी उम्र का तयन का फ़ैसला करना हाई कोर्ट का काम नहीं है। ये दरअसल ट्रायल कोर्ट की जुरिसडिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट और जो शरई अदालत है हमारी वफाकी शरई अदालत, उसके कई फ़ैसले ऐसे मौजूद हैं। आज अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में भी ये बात की कि जब लड़की बलूगत की उम्र तक पहुँच जाए तो उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो अपनी शादी का फ़ैसला करे। हमारी सुप्रीम कोर्ट का और शरई अदालतों का फ़ैसला है जो कि यकीनन इस्लाम की रूह के मुताबिक होगा ये फ़ैसला। तो आज अदालत ने इसी रोशनी में ये फ़ैसला किया है कि लड़की जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी से जाए। जो अगवा का केस है, जो मुकदमा इन्होंने दर्ज करवाया था ज़हीर के ख़िलाफ़, जो शौहर है लड़की का, उसके बारे में अदालत ने कहा है कि चूँकि वो ट्रायल कोर्ट में उसका चालान पेश हो गया है तो पुलिस अगर चालान पेश कर चुकी है तो एक और ज़िमनी रिपोर्ट पेश कर दे और लड़की का जो बयान है और मेडिकल रिपोर्ट है उसकी रोशनी में तफसीलात कोर्ट को बता दे। वो जो अगवा का मुकदमा है उससे मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट अपना फैसला करे। इरफान, यही हमारा अगला सवाल है कि अदालत फैसले में ये कह चुकी है कि ये अगवा का मुकदमा नहीं बनता, लेकिन दुआ के वालिदैन क्यों कहते हैं कि ये अगवा का मुकदमा है या इसे बनाया जाए या उसे अगवा किया गया? देखिए, उनके दुआ के वालिदैन का जो असल जो मौक़िफ़ है उसको हमें सामने रखना चाहिए। वो ये कहते हैं कि ये लड़की दरअसल कमसिन है। पहले तो उनका मौक़िफ़ था कि अगवा कर लिया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है और इससे कहीं बैरून मुल्क ले जाया जाएगा वगैरह वगैरह। अब जब लड़की सामने आ चुकी है, उसका बयान भी आ चुका है, अब इनके वालिदैन का मौक़िफ़ ये है कि लड़की बहुत शदीद दबाव में है, प्रेशर में है और कमसिन है। ये रिपोर्ट को हम नहीं मानते, जो मेडिकल रिपोर्ट है ये दरअसल जाली है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक 14 साल। यही सवाल एक हम करना भी चाह रहे थे क्योंकि उनके वालिद की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है ना कि अच्छा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब शादी को इतने साल नहीं हुए तो दुआ इतने साल की कैसे हो गई। वो कह रहे हैं कि हमारी शादी को भी इतना अरसा नहीं हुआ है जितना दुआ की उम्र बताई जा रही है। तो ऐसे में फिर क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से टेस्ट के थ्रू जो है उसको वज़ा किया जा सकता है? क्या बताते हैं आप, क्या बता सकते हैं? जो ये बात समझने की जो आज उनके वालिद साहब ने बात की है, मेहदी काज़मी ने, उन्होंने कहा तकरीबन 18 साल हमारी शादी को हुए, 17-18 साल। तो ये जो ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है जो कि कलाई से नीचे जो हड्डी होती है इसको देखते हैं, दांतों को देखते हैं और मुख्तलिफ टेस्ट उसके होते हैं, उससे ये जायज़ा लिया जाता है कि उम्र एग्जैक्ट क्या है ये नहीं बताया जाता मगर करीब तर बताया जाता है। तो बताया गया कि 17 के करीब है, क्लोज़र टू 17 है। इसका मतलब ये है कि 17 नहीं है, 17 से करीब है। और जो शादी की उम्र वो बता रहे हैं वो तकरीबन 18 साल वो बता रहे हैं। तो इसका अगर वो जाहिर है कि इसकी जांच की जाए। बताया उन्होंने शादी की, हमारी आज जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो हमने देखा है कि उससे तकरीबन 18 साल 17-18 बन रहे हैं। सही। तो वो कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा है नहीं जिसको बनाया जा रहा है। बहरहाल वो तो कोर्ट फैसला करेगी, जो ट्रायल कोर्ट है। मगर असल बात यह है कि उनके वालिद, ये जो वालिदैन हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि लड़की दबाव में है, खुद ये फ़ैसला नहीं कर सकती। और मुझे याद है इनके वालिद की जानिब से ये भी कहा गया था फ़ैसला जो भी देगी कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। और अब देखना ये कि ज़ाहिर है आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरे वाक़े से मुतालिक आप हमें मुसलसल आगाह भी कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची से पंजाब जाकर पसंद की शादी करने वाली निम्रा और दुआ के केसेस में वालिदैन अपनी बेटियों को कम उम्र करार दे रहे हैं। इस तरह की शादियों और मैरिज एक्ट से मुतालिक माहिर कानून क्या कहते हैं, इरफानुल हक ने ही रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। निम्रा काज़मी और दुआ ज़हरा की पसंद की शादी के केसेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सवालात उठ रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की सिंध से बाहर जाकर शादी की सूरत में निकाह का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर लड़की की कम उम्री साबित हो जाती है तो ज़हीर और दुआ के निकाह का मुस्तकबिल क्या होगा और सिंध और पंजाब के चाइल्ड मैरिज एक्ट का इतलाक कैसे होगा, आइए कानूनी माहिरीन से जानने की कोशिश करते हैं। आइली कवानीन के माहिर और सिंध के चाइल्ड मैरिज एक्ट को फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज करने वाले नज़ार तनूली एडवोकेट का कहना है कि दुआ ज़हरा के मामले में सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट बेअसर रहेगा।
उस लड़की ने बलूगत या 18 साल से कबल शादी की, वो शादी अगर उसने जुर्म किया तो उसने सिंध में जुर्म नहीं किया, क्योंकि अगर हम सिंध में जुर्म करते हैं तो सिंध का कानून हम पर लागू होगा, और अगर हम सिंध से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सूबा सिंध के लिए है, सिंध से अगर हम बाहर जाते हैं तो वो चाइल्ड मैरिज अंडरस्टैंडिंग एक्ट 1929 का है, तो उसके तहत वो जुर्म बनता नहीं। आपका 82 PPC पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन ये कहता है कि 12 साल है गालिबन, 12 साल से कम उम्र जो है उसको बच्चा डिटरमाइन किया गया। तो यहाँ जब आप यहाँ कहते हैं तो जब दोनों कवानीन आपस में इख्तलाफ हो उन दोनों कवानीन का, तो वो कानून जिसमें मुल्ज़िम को फ़ायदा हो रहा हो उस कानून को फोकियत दी जाती है। मुमताज़ समाजी कारकुन और कानूनदान जिब्रान नासिर के पास सिंध के चाइल्ड मैरिज एक्ट के अतलाक के हक में ये दलील मौजूद है कि जुर्म का आगाज सिंध से ही हुआ था। बच्ची कहीं और जाके शादी कर रही किसी भी सूबे में, तो पहली बात गौर करने की ये है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची को उसके वालिदैन की लीगल गार्डियनशिप से दूर करना सेक्शन 361 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है वो अबडक्शन और किडनैपिंग है। तो कोई घर में घुस के दुआ ज़हरा को लेके गया बाहर, या किसी ने कहा कि तुम बिल्डिंग उतर के नीचे आ जाओ, कोने पे हम इंतज़ार कर रहे हैं, या फलाना जगह पहुंच जाना, तुम्हारा टिकट होगा, हम तुम्हें मिल लेंगे, यानी कि उसे कोई ना कोई इंटाइसमेंट आपने दी हुई है, और अगर वो 16 साल से कम है तो क्राइम वहाँ से शुरू होता है। तो अगर आप इस शादी को अबडक्शन से जोड़ेंगे तो सिंध के कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन आएगी और इसको एक जर्नी समझा जाएगा, और मेरा मौक़िफ़ ये है कि इसमें सिंध के चाइल्ड मैरिज लॉ का इतलाक़ होगा, चूँकि आपने किसी को बॉर्डर या सरहद पार कराई सूबे की इसलिए है ताकि आप उससे शादी कर सकें और कानून का इतलाक़ का फ़ायदा उठा सकें। नज़ार तनोली एडवोकेट ये भी समझते हैं कि इतलाक़ सिंध के कानून का हो या पंजाब के कानून का, उसका निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस कानून में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि वो जो निकाह पढ़ाया गया अगर वो इस कानून में फ़ाल करता है तो वो निकाह ना तो इलीगल डिक्लेयर किया गया ना उसको कैंसिल डिक्लेयर किया गया। ये जो निकाहनामा है वो भी एक टाइटल डॉक्यूमेंट्स है, जब तक उसको फैमिली कोर्ट या फैमिली जज इसको डिक्लेयर नहीं करता कि ये कैंसिल है या ये गलत दिया गया है, जिसको हम जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल करके जस्टिफाई करते हैं, उस वक्त तक ये गलत नहीं हो सकता। सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के पुरजोर हामी भी ये तस्लीम करते हैं कि ये कानून बैरूनी दबाव पर जल्दबाजी में बनवाया गया है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी खामियां रह गई हैं। मेरे ख्याल में चूँकि मुख्तलिफ औक़ात के अंदर कभी अंदरूनी और ज़्यादातर बैरूनी प्रेशर्स की वजह से, डिप्लोमेटिक मसाइल की वजह से हमने कंसेंसस बिल्डिंग किए बग़ैर कवानीन इम्पोज किए हैं। ये बहस सेकेंडरी है कि कानून अच्छे हैं या बुरे हैं। नज़ार तनोली एडवोकेट समझते हैं कि अब दुआ ज़हरा के वालिदैन के पास एक ही रास्ता है कि वो पंजाब में जाकर अदालती कार्रवाई करें, मगर मौजूदा सूरत हाल में इसका इम्कान कम ही है। पंजाब में जाके वो अपनी एक एप्लीकेशन दाखिल करके कि जनाब हमारी ये कंप्लेन है और ये बच्ची की उम्र चूँकि डिटरमाइन हो चुकी है ये है, और इस पर वो उस प्ली को लेके चल सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, जो ऑलरेडी पहले फैसलाजात मौजूद हैं उसकी मौजूदगी में बहुत कमज़ोर इनकी प्लीडिंग्स होंगी कि इनको शायद कोई फ़ायदा मिल सके, अनटिल कि अनलेस वो लड़की अपने निकाह की तनसीख के लिए या अपनी निकाह को ख़त्म करने के लिए कोर्ट ना आ जाए। दुआ ज़हरा और निमरा काज़मी केसेस से इब्तिदा में ये तासुर बना था कि पंजाब जाकर निकाह करने से सिंध के कानून से बचा जा सकता है, मगर बाद के हालात ने यह साबित किया कि कानूनी और अदालती कार्रवाइयाँ सिंध के हुदूद से बाहर भी ताक़ुब करती रहेंगी। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। पाकिस्तान की मुआशी सिक्योरिटी का ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मुफादात से बालातर होकर मिसाके मईशत पर मुत्तफ़िक हो जाएं। दूसरी जानिब वफाकी बजट की तैयारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, जिसमें 2184 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्रोग्राम मंजूर किया जाएगा। मुआशी शरह नमू और बजट के हजम समेत अहम अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। किसी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, तैयारी हो रही कि किसी तरह इनको इलेक्शन जितवाया जाए। इमरान खान ने बनीगाला में पीटीआई की तकरीब से खिताब में कहा, इलेक्शन कमीशन ने जो हल्कियां बंद की हैं इसकी शिकायतें आ रही हैं। दुश्मन चाहता है कि पीटीआई कमजोर हो जाए, कारकुनान तैयारी करें, चंद दिनों में सबसे बड़े एहतजाज की तारीख दूंगा। किसी को एतमाद नहीं है इलेक्शन कमीशन पे।
जो इन्होंने हल्का बंदियां की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही और सबको पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। सो सारी पाकिस्तान इन चोरों को ऊपर लाने के लिए और रखने के लिए सारे पाकिस्तान के इदारों की तबाही होगी। सिर्फ दो फोर्सेस इस वक्त ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमज़ोर हों, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो जिसलिए ये साजिश थी, दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फ़ौज कमज़ोर हो। और वो जो फोर्सेस हैं जो हम दोनों के अगेंस्ट थी, वो आज बड़े खुश हैं कि ये शहबाज शरीफ आ गया। आज़ादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूं। कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। तवानाई की बचत के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने की तजवीज़ पर चारों सूबों का इत्तेफाक। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने ताजिर तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। और नए माली साल के बजट में हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 41 अरब 87 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम के लिए 5 अरब रुपए रखे जाएंगे। अब बात करेंगे लोड शेडिंग की। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे साद साबरी। साद, इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल एक बार फिर कराची वालों को बिजली की लोड शेडिंग ने तंग करना शुरू कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे से लेकर 12 घंटे तक की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। अगर हम इलाकों की बात कर लें तो लांडी, शाह फैसल, कोरंगी, न्यू कराची, लाइंस एरिया, बंस रोड, कियामाड़ी, लियारी, मुख्तलिफ इलाके, औरंगी टाउन, इस तरीके से मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर मुख्तलिफ औकात में बिजली की बंदिश देखने में आ रही है। लोग काफ़ी परेशान है बिजली की तवील बंदिश से। के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि इस वक्त शहर में जो बिजली की तलब है वो 3100 से 3200 मेगावाट है, जबकि 2700 मेगावाट इस वक्त के इलेक्ट्रिक जो है वो फराहम कर रहा है। 400 मेगावाट तकरीबन जो है इस वक्त शॉर्ट फॉल है। के इलेक्ट्रिक ने एक और मौक़िफ़ दिया। उनका ये कहना है कि जहाँ जो है वो लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, जहाँ बिजली की चोरी हो रही है, उन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। जायज़ और नाजायज़ सार्फिन की एक इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आज़म का किया हुआ वादा पूरा हो गया है। 20 किलो आटे का थैला अब आम मार्केट से आधी कीमत पर दस्तयाब है। सूबे भर में 2000 सस्ते पॉइंट्स और 200 मोबाइल यूनिट कायम होंगे। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम को फरहमी शुरू। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक 17 जून तक सस्ते आटे के लिए 2000 पॉइंट्स कायम कर दिए जाएंगे। 50,000 से ज्यादा आटे के थैले फराहम किए गए हैं। 10 किलो थैला 400 और 20 किलो का मिलेगा 800 रुपए में। ये बाकायदा ID कार्ड के जरिए हम लोग देंगे। इसका ट्रेल हमारे पास मौजूद होगा। और अभी जो मोबाइल है ये हम उन इलाकों में कर रहे हैं जहाँ पर स्टोर नहीं है। ओपन मार्केट में 20 किलो थैला मिल रहा है 1600 रुपए में। निस्फ कीमत पर आटा मिलने से शहरी खुश। बाजार में ये आटा कम अज कम 1700 रुपए पे मिलते हैं, इधर ही सस्ता और बहुत आसानी से मिलते हैं। वज़ीर आज़म का शुक्रिया जिसने आटा और सस्ता दिया हमें, और इस तरह और भी हमें चीज़ें सस्ती दें, उनका शुक्रिया। 20-25 हज़ार रुपये में हम गरीब लोग क्या करेंगे। सस्ते आटे की फराहमी का मुनज़्ज़म सिलसिला बतदरीज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैलाया जाएगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर न्यूज़ ब्रीफिंग कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अगले 2-3 हफ्ते हैं उनमें मैक्सिमम जनरेशन, जो कि बहुत ही बाज़ केसेस में इंतहाई महंगी जनरेशन है, तेल के ज़रिए, फर्नेस ऑयल के ज़रिए, उसे भी सिस्टम में शामिल किया गया है। जो हमें कमी आई थी कोयले की, उसे भी पूरा करने का इंतज़ाम हमने कोई 1 हफ्ता पहले शुरू कर दिया था। तो अब हमें ये उम्मीद है इंशाअल्लाह कि 15 जून को हमें 600 मेगावाट मज़ीद हासिल हो जाएंगे,
कोल बेस्ड जनरेशन के, तो उससे भी आधा घंटा लोड शेडिंग मजीद कम होगी। और फिर इंशाअल्लाह इस महीने के आखिर तक जो हमारी उम्मीद है कि जो इस वक्त K2 कराची का जो जौहरी ताकत बिजली पैदा करने का प्लांट है, वो इस वक्त रीफ्यूल हो रहा है। जब उसकी रीफ्यूलिंग मुकम्मल होगी इस महीने के आखिर में, तो वो अपनी पूरी जनरेशन जो है वो हमें देना शुरू कर देगा 1100 मेगावाट। तो उससे मज़ीद हमें ये उम्मीद है कि 1 घंटा और से कुछ ज़ायद लोड शेडिंग मज़ीद कम होगी। इसी तरह महीने के आखिर में जो हमारी कोल पावर जनरेशन है, क्योंकि कोल के हमने ऑर्डर्स दे दिए हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी फुल लोड पर आ जाएगी। तो हमें बहुत उम्मीद है कि जुलाई के आगाज़ में हमारी लोड शेडिंग जो है उसमें एक बहुत नुमायां कमी होगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो करोट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, जो इस वक्त ट्रायल फेज में है, जिस पर मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि टेक्निकली तो इसको जब इसका आगाज़ किया गया था दिसंबर 2016 में, तो इसे फरवरी 2022 में ऑनलाइन होना चाहिए था, लेकिन जो अज़ाब इमरानी था उसकी वजह से वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन हम करोट के साथ मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पूरी प्रोडक्शन जो है 720 मेगावाट करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जेलम पे में पंजाब और आज़ाद कश्मीर के संगम पर, वहाँ वो अपने प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम जितनी हो सकती है वो हमें दें। वो अब पानी की अवेलेबिलिटी के मामले में भी हमें कुछ कुदरती मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आज सुबह की जो जनरेशन थी हमारी हाइडल की, वो 3696 मेगावाट्स थी, जिसे टेक्निकली इस मौसम में तकरीबन 4500 होना चाहिए। जो फुल हाइडल है वो 8500 पे है, जो कि जुलाई के आखिर में आके हम अचीव करते हैं। तो पानी की कमी की वजह से करोट में भी कमी आ रही है, जो ओवरऑल हाइडल है हमारा उसमें भी कमी आ रही है। वो भी एक हमें चैलेंज का सामना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो अपनी पूरी एफर्ट हम कर रहे हैं, दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। इस वक्त जो फोकस है हमारा वो इस पर है कि जो तरीमू में जो चौथा RLNG प्लांट जिसको 3 साल पहले सिस्टम में आना चाहिए था वो नहीं आया, तो उसको जल्द अज जल्द चालू किया जाए। उसमें अभी कुछ महीने दरकार हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी इसी साल अपने कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज कर देगा। इसी तरह जो एक और जुल्म अज़ाब इमरानी ने किया हमारे साथ, वो शंघाई इलेक्ट्रिक थर्कोल का था, जो 1200 मेगावाट्स जो नहीं आए सिस्टम में, अब तक आने चाहिए थे, 1 साल डिले है, कि उनसे भी गुफ्तगू जारी है कि किस तरह वो जल्द अज जल्द प्लांट चले। तो हम ये पूरी कोशिश इस वक्त और अपनी हतुल मकदूर जो तवानाइयाँ हैं उस पर सर्फ कर रहे हैं कि ना सिर्फ इस मौसम गर्मा में पाकिस्तान के अवाम को हम रिलीफ दे सकें, बल्कि इंशाअल्लाह अगले मौसम गर्मा तक दोबारा हमें पीक डिमांड का सामना होगा, तो उस वक्त तक हमारी पूरी तैयारी हो। ये बात अब एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि वस्त अप्रैल से लेकर अब तक पाकिस्तान में औसत दर्जा हरारत पिछले साल के मुकाबले में 25% ज्यादा है। 7 to 8 डिग्रीज का ऑन एवरेज हायर टेम्परेचर है इस साल, जिसका नतीजा ये है कि अगरचे हमने कंसिस्टेंटली इस वस्त अप्रैल से लेकर अब तक पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा बिजली पैदा की है, हर रोज हम ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसके चूंकि डिमांड बढ़ गई है, 25% टेम्परेचर बढ़ा है, डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से ये एक शॉर्टफॉल का सामना है। बट एज आई सेड, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम मुख्तलिफ तरीकों से, चाहे वो ईंधन के मामलात हैं, चाहे वो
प्रॉपर जो प्लांट अभी चलने थे उनको वक्त से पहले चलाने का मामला है, जो बंद थे उनको चालू करने का मामला है। जो आखिरी बात जिसके ऊपर कल काबीना पर गुफ्तगू भी हुई और उसके फैसले का ऐलान हो जाएगा कि बिजली बचाने के जो कुछ मेजर्स हैं जिनमें मार्केटों का रात के वक्त जो आजकल रूटीन है उससे पहले उनको बंद करने का जो प्लान है, उसमें मुल्क में जो ओवरऑल जो एक दिन का जो काम है उसको कम करने की तजवीज़ है सैटरडे की। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट में दूसरे इदारों में एक दिन जो है हर रोज़ 20% जो वर्क फोर्स है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ है, जिस तरीके से ना सिर्फ हमें बिजली की जो खपत है वो कम हो बल्कि बिजली बनाने के लिए जो ईंधन हमें मंगवाना पड़ता है जो इंतहाई इस वक्त ऊंची कीमतों पर है उसको भी हम कंजर्व कर सकें। तो ये बैक वक्त जनरेशन और कंजर्वेशन इस पर काम हो रहा है और इंशाअल्लाह जो एक कमी पिछले हमने 4 साल में देखी थी वो ये कि एक भी नया मेगावाट सिस्टम में ऐड नहीं किया गया। जितने भी मंसूबे मुकम्मल हुए हैं वो सब वो हैं जो मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म जिनका आगाज़ किया था। मैंने अभी जिक्र किया K2 K3 के न्यूक्लियर प्लांट्स का, करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, शंघाई जो थरकोल है उसका, त्रिमू का जो चौथा LNG प्लांट है। ये सब मंसूबे वो हैं जो मुस्लिम लीग नून के दौर की यादगार हैं, जिसके नतीजे में उस वक्त तक तो हमने पाकिस्तान की तलब से ज़्यादा बिजली पैदा की थी 31 मई 2018 तक, लेकिन चूंकि वक्त के साथ आबादी बढ़ने के साथ इकॉनमी के आगे बढ़ने के साथ डिमांड में भी इजाफा हुआ है, जिसको उस तलब तक पहुंचने के लिए जो अज़ाब इमरानी है उसने किसी रसद का इंतज़ाम नहीं किया। तो हमें एक बार फिर जो है वो एक इमरजेंसी में ये सारे इकदाम करने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस यही है कि जितनी कम हो सकती है बिजली की लोड शेडिंग वो हम करें। एक सवाल जो बड़ा अहम है जो आप भी मुझसे पूछना चाहते हैं और वो ये है कि ये बात कम लोगों को समझ आती है कि 84% फीडर्स पर लोड शेडिंग 4 घंटे से कम थी। ये बिजली का एक ऐसा जाविया है कि हम में से हर पाकिस्तानी का अपना जाती इंडिविजुअल तजर्बा है बिजली के मामले। तो लिहाजा जिस शख्स के घर ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है उसको आप ये बताते रहें कि पूरे मुल्क में कम लोड शेडिंग है, वो आप पर यकीन नहीं करता। लेकिन ये हमने ये बात जरूर इस वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर न्यूज़ ब्रीफिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग के हवाले से जो हुक्म दिया था कल से उस पर अमल होगा। आगे बढ़ते हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब की हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा शहबाज स्पीड ने 60 रोज में डॉलर और पेट्रोल की डबल सेंचुरी बनाई और लोड शेडिंग को 12 घंटे तक पहुंचा दिया। ये ओवर स्पीडिंग कहीं मुल्क को बड़े बहरान से दो चार न कर दे। मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। अमेरिका की गुलामी इख्तियार करने के लिए चेरी ब्लॉसम इत्तेहाद ने रजीम चेंज किया। 60 रोज के अंदर जो शहबाज स्पीड ने काम दिखाया है, आज डॉलर जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका। हमारी हुकूमत में लोड शेडिंग 0 थी, 12 घंटे की लोड शेडिंग हो गई। ये है शहबाज स्पीड। पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1300 से 1400 पे पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कमी, ये है शहबाज स्पीड। 600 रुपए की सीमेंट की बोरी थी, आज 1000 रुपए की सीमेंट की बोरी हो गई है। घी 200 रुपए किलो बढ़ गया है। बिजली 8 रुपए यूनिट बढ़ गई। नैब के अंदर अमेंडमेंट्स ले आते हैं जिससे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी के, पापड़ वाले के, फालूदे वाले के केसेस खत्म हो जाएंगे। आनिया जानिया इनकी नजर आ रही हैं। अवाम को तकालीफ दे रहे हैं, मुल्क की मैशियत का बुरकस निकाल रहे हैं। अपने कपड़े बेचते बेचते आपने तो गरीब के कपड़े उतार लिए। और ये जो ओवर स्पीडिंग है बड़े बहरान की तरफ लेके जा रही है। मुल्क को फौरी इंतखाबात की तरफ लेके जाए। हुकूमत की मदद के लिए तमाम मईशतदानों को किसने इकट्ठा किया? मुल्क भर में सस्ता आटा स्कीम जारी, कराची वाले फिर खाली हाथ। दुआ जहरा के वालिदैन ने मुलाकात में उसे क्या पेशकश की, देखिए आज 7 से 8 में।
ابھی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے سابق ڈپٹی میئر ذیشان نقوی نے اسلام آباد میں پارٹی کے ووٹ بینک کو لاحق خطرات سے آگاہ کر دیا ہے۔ موقف اختیار کیا کہ تنظیم سازی نہ ہونے کے باعث مسلم لیگ نون اسلام آباد میں ووٹ بینک کھو رہی ہے۔ ذیشان نقوی نے خط میں لکھا، تنظیم سازی نہ ہونے سے کارکن بکھر رہے ہیں، پارٹی قیادت نوٹس لے۔ گزشتہ الیکشن میں بھی نون لیگ وفاقی دارالحکومت کی 3 نشستیں ہار چکی ہے۔ خط نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی اور مریم نواز کو بھجوایا گیا ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ خواتین عازمین حج کی رہنمائی کون کرے گا؟ پہلی بار خواتین معاونین کو حج مشن کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا۔ 200 سے زیادہ خواتین کو حاجیوں کی رہنمائی کے لیے سعودی عرب روانہ ہونا تھا۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل زاہد گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زاہد صاحب، یہ بتائے گا کہ اچانک خواتین عملے کو حج پر جانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو حج مشن ہوگا 81,000 پاکستانیوں کا، اس میں خواتین جو معاونین ہیں وہ شامل نہیں ہوں گی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، 200 سے زائد خواتین نے جانا تھا، کیونکہ کم از کم 8,000 سے زائد خواتین ان کو مدد درکار ہوگی جو حجاج ہوں گی سعودی عربیہ میں پاکستان کی، کیونکہ خواتین کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو صرف خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، ان خواتین کو مشن سے نکال دیا گیا ہے۔ ان میں سے 7 ویمن آفیسرز جو ہیں، انہوں نے کشمالہ طارق کو ایک درخواست دی ہے کہ خواتین کو اس مشن سے نکالا گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکریٹری حج ہیں، انہوں نے وزیر اعظم آف پاکستان کو بھی یہ خط لکھا تھا، اس کے دفتر کو بتایا تھا کہ خواتین کو مشن سے نکال دیا گیا ہے، اس کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ خواتین نے ہزاروں جو حجاج خواتین ہیں ان کے مسائل، اس کی رہنمائی درکار ہوتی ہے، ان کو مدد کرنا ہوتی ہے۔ لیکن وزیر اعظم کے آفس کی طرف سے یہ کنوے کیا گیا ہے کہ جو وزیر مذہبی امور ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حج مشن میں خواتین نہیں ہوں گی، لہٰذا اس وزیر کا حکم ہی ماننا چاہیے۔ ابھی یہ بحث اور مباحثہ چل رہا ہے، کافی تناؤ ہے وزارت حج میں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ خواتین اس مشن میں شامل نہیں ہوں گی۔ جو ہیلپنگ سٹاف ہوتا ہے، خواتین کے امیگریشن کے مسائل ہوں، وہاں پر کوئی بھی ان کی ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، ان کی صحت خرابی وغیرہ کے کوئی بھی مسئلہ ہو، ویمن ان ایشوز کو دیکھتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، جو ویمن کا رول ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ پہلی دفعہ سعودی عرب نے پاکستان کے ایئرپورٹس پر ہی اپنا سپورٹنگ سٹاف بھیجا ہے، جہاں سے پاکستانیوں کی جو کہ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کی امیگریشن ہو رہی ہے۔ اس میں سعودی عرب کی ویمن بھی یہاں پاکستانی ایئرپورٹ پر امیگریشن کا کام کر رہی ہیں۔ تو خواتین کی جو اہمیت ہے اس پر روز بروز پوری دنیا میں بہت بڑھ رہی ہے اس کی اہمیت، لیکن پاکستان میں وزارت حج نے خواتین پہ پابندی لگا دی ہے، اور خواتین اب کشمالہ طارق کے پاس گئی ہیں، اس نے اس کی سماعت کی ہے۔ دوبارہ 13 جون کو اس کی سماعت ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ شاید خواتین کا جانا اس دفعہ مشکل ہو، کیونکہ یہ ایک بظاہر تسل چل رہی ہے سیکریٹری حج، بیوروکریسی اور وزیر جو حج ہیں ان کے درمیان، اور صرف یہ ہولی سولی وزیر حج کا ہی اپنا فیصلہ ہے کہ خواتین مشن میں شامل نہیں ہوں گی۔ ہماری ترجمان سے بھی بات ہوئی ہے، میری سیکریٹری سے بھی بات ہوئی ہے۔ ترجمان کا یہ بتانا ہے کہ اس دفعہ کیونکہ سپورٹنگ سٹاف اور کافی عملہ جو تھا وہ کٹ کیا گیا تھا، شاید یہی وجہ ہے کہ خواتین حصہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے زاہد۔ اور اسکالرشپ پر بیرون ملک جا کر واپس نہ لوٹنے والی شہباز گل کی اہلیہ کا معاملہ ایجنڈے پر کیوں لایا گیا؟ سینیٹ قائمہ کمیٹی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان بپھر گئے، لیگی سینیٹر افنان اللہ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، شدید ہنگامہ آرائی کے باعث اجلاس کی کارروائی 2 بار ملتوی کرنا پڑی۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ظہیر علی۔ اجلاس تھا سینیٹ کی قائمہ کمیٹی سائنس و ٹیکنالوجی کا۔ چیئرمین کی عدم موجودگی پر لیگی رکن افنان اللہ نے کرسی صدارت سنبھالی اور شہباز گل کی اہلیہ ایزا اسد کی ڈگری کا معاملہ زیر بحث لے آئے۔ اسی پر پی ٹی آئی ارکان آگ بگولا ہو گئے۔
सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना था कि शहबाज गिल की बीवी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की डिफॉल्टर है। ये सब अपने पेटी भाई की करप्शन का दिफा कर रहे हैं। साबिक वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने अफनानुल्लाह की जानिब से इजलास की सदारत को ही गैर कानूनी करार दे दिया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ज़ातियात पर उतरने के बजाय ऐसे केसेस में मजमूई तौर पर इक़दामात किए जाएं। शोर शराबे और हंगामे के दौरान इजलास मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल महंगा होने पर हर तरफ शोर है। क्या आपको मालूम है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की यौमिया खपत कितनी है और कीमत में 60 रुपए फी लीटर इजाफे से पाकिस्तानी रोजाना कितनी इजाफी रकम खर्च कर रहे हैं? ये जानने के लिए देखते हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। पाकिस्तान का पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक की फहरिस्त में 33वां नंबर। यहाँ पेट्रोल डीजल का रोजाना इस्तेमाल 13 करोड़ लीटर से ऊपर। पेट्रोल की यौमिया खपत 6 करोड़ 73 लाख, डीजल का रोजाना इस्तेमाल 6 करोड़ 43 लाख 50 हजार लीटर। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत ट्रांसपोर्ट सेक्टर इस्तेमाल करता है। रोजाना 6 करोड़ 71 लाख लीटर पेट्रोल और 5 करोड़ 75 लाख लीटर डीजल गाड़ियों में डाला जाता है। सनतों का पहिया चलाने के लिए यौमिया 9.5 लाख लीटर पेट्रोल, 36 लाख 40 हजार लीटर डीजल लगता है। पावर सेक्टर की यौमिया खपत 19.5 लाख लीटर। सरकारी महकमे हर रोज 20.5 लाख लीटर पेट्रोल, 12 लाख लीटर डीजल फूंकते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 60 रुपए फी लीटर हालिया इजाफे से पाकिस्तानियों पर यौमिया 4 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। लेवी और सेल्स टैक्स भी अवाम पर डाल दिए गए तो ये बोझ दुगना से भी जायद हो जाएगा। अहम मामला कराची में मोटरसाइकिल की रेसिंग पर नौजवान जजलान का कत्ल केस में नया मोड़ आ गया है। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अहमर, बताइएगा क्या नया मोड़ आया है? जी देखिए, जजलान के दादा हैं साबिर, उनकी जानिब से सेक्रेटरी दाखिला को ये खत जो है वो अरसाल किया गया है कि जजलान के कत्ल पर JIT तश्कील दी जाए, क्योंकि इन्होंने जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है और उनका ये कहना है कि मुल्जिमान काफी सियासी तौर पर और माली तौर पर असर व रसूख रखते हैं। इसकी वजह से एक नामजद मुल्जिम है केस में एहसान, ताहाल उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और इसी तरह असला जो जजलान के कत्ल में इस्तेमाल किया गया है वो भी ताहाल बरामद नहीं हुआ है। तो उनका ये कहना है कि इस पे JIT तश्कील दी जाए ताकि तमाम मुल्जिमान इसमें जो मुलव्विस हैं वो गिरफ्तार हो सकें। जजलान को गडाफ टाउन की एक रिहायशी सोसाइटी है, उसमें मोटरसाइकिल की रेसिंग रोकने पर हसनैन और दीगर मुल्जिमान ने मिलकर कत्ल कर दिया था। ठीक है अमर, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। फंड्स बुनियादी सेहत आमा, इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होंगे। एलामिया के मुताबिक प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में सूबाई हेल्थ सिस्टम मजबूत बनाने में मदद दी जाएगी। हेल्थ केयर कवरेज, दवाओं की सप्लाई बेहतर बनाई जाएगी, जबकि ज़रूरी दवाओं की सप्लाई और मॉनिटरिंग भी प्रोग्राम का हिस्सा है। सरकारी और निजी सर्विस डिलीवरी में खामियों की निशानदही के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म कायम कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।